नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडू वॉरियर्स पर। आज मैं आप सभी लोगों के लिए यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आई हूं, जिसमें मैंने कई महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करवाए हैं जो कि आयोग में अभी तक पूछे गए कई परीक्षाओं में हैं। और यदि आपको ये सीरीज़ पसंद आती है फ्रेंड्स, तो आप इस सीरीज़ को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिसमें मैंने जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित किया है। और ये सीरीज़ मैंने इसलिए स्टार्ट की है कि परीक्षा को अब कोई टाइम नहीं रह गया है, तो ये जो 1-1.5 महीना आपके पास में है, इसमें सिर्फ आप प्रैक्टिस सेट जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए, उतना ही आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। इस सीरीज़ का पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अब सूची 1 में कुछ नाम दिए गए हैं और सूची 2 में भी कुछ नाम दिए, उनको आपको मैच करना है। अब जैसे हसन निज़ामी के सामने आलमगीर नामा लिखा है, ख्वांदा मीर के सामने है नुस्खे दिलकुशा लिखा हुआ, मोहम्मद काजिम के सामने हुमायूं नामा लिखा है और भीमसेन के सामने ताजुल मासिर लिखा हुआ है। देखिए, ये प्रश्न थोड़ा सा टफ है इतिहास का, क्योंकि इसमें कुछ पुस्तक के नाम दिए हुए हैं और उसके सामने उनके राइटर दिए हुए हैं। यदि आप देखिए हुमायूं नामा इसमें दिया हुआ है, तो हुमायूं नामा से आप लोग कंफ्यूज होके यहाँ पे आप लोग गुलबदन बेगम को ढूंढेंगे, लेकिन वो नहीं है ऑप्शन में। ये जो है, ये कानूनी रूप से जो पुस्तक लिखी गई थी हुमायूं नामा, ये वह पुस्तक है। और यह पुस्तक किसने लिखी थी? ख्वांदा मीर ने लिखी थी। तो आपका 3 का बी मिल जाता है। और हसन निज़ामी जो है, हसन निज़ामी का ताजुल मासिर ऐड। अब देखिए, ये दोनों ही आपके अगर ऐड हो जाते हैं तो ए का 4 देखिए किस में आ रहा है, तो ए का 4 आपका जो ऑप्शन नंबर ए है, पहला ही आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाता है। अगर क्वेश्चन का थोड़ा सा भी लेवल टफ होता है इस तरह से मैच में, तो आपको 1 या 2 ऑप्शन भी यदि आपको पता है तो आपको आंसर ईजिली ऑप्शन में मिल जाता है। तो आपको जो पहला ऑप्शन है, ए का 4 एंड बी का 3 एंड सी का आपका 1 हो जाता है आलमगीर नामा। मोहम्मद काजिम की आलमगीर नामा है। और लास्ट में बची है आपकी भीमसेन, जो कि नुस्खे दिलकुशा है। ये चारों ही आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया प्रश्न है, तो हो सकता है ये इस बार भी आपको पूछा जाए किसी ना किसी एग्जाम में। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मुगल सेना में सबसे अधिक राजपूत एवं मराठा सेनापतियों को रखा था? ए शेरशाह ने, बी अकबर ने, सी जहांगीर ने या डी औरंगजेब ने। अब जैसे कि आप सभी लोगों ने सुना होगा कि मुग़ल काल में एक जो मुग़ल जिनका नाम औरंगजेब था, उन्होंने क्या किया था कि अपने सबसे ज़्यादा जो सेना थी उसमें सबसे ज़्यादा राजपूत और मराठाओं को ही सम्मिलित किया गया। तो यही क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। ये देखिए दिया हुआ भी है और इसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि औरंगजेब ने मुगल सेना में अन्य बादशाहों से ज़्यादा राजपूत एवं मराठा सेनापतियों को रखा था। ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं कि औरंगजेब के जो पिता थे, शाहजहां के शासनकाल में मुगल सेना एवं अन्य प्रशासनिक पदों पर हिंदुओं की तादाद 24% थी, जो औरंगजेब के समय 33% हो गई थी। अब देखिए, जो इनके पिता थे, इनके पिता कौन थे? शाहजहां थे। तो इनके टाइम में जो 24% था, 24% थे मराठा और हिंदू, वही औरंगजेब ने क्या कर दिया था? 33% कर दिया था, मतलब परसेंटेज बढ़ा दिया गया था। तो यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा मुगल काल में जो हिंदू सेनापति किसमें थे, तो वह आपकी औरंगजेब था आंसर। अगला प्रश्न है थर्ड, अशोक के द्वितीय शिलालेख में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? अब देखिए, ये इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वे बहुत टफ हो जाते हैं, क्योंकि आती हुई जब ये अगर पूछ लेते उल्लेख है तो आप गैस कर सकते हैं, लेकिन यदि आपसे ये पूछ देता है कि नहीं है, तो इसका मतलब ये कि 3 का तो उल्लेख हुआ लेकिन 1 का नहीं हुआ, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता है। और कई लोग तो इस नहीं को ही नहीं देखते हैं, इसी वजह से उनका प्रश्न आता हुआ भी गलत हो जाता है। तो चलिए इस प्रश्न के ऑप्शन पढ़ते हैं। ए चोल, बी सातवाहन, सी पांडे या डी सत्युपतो। तो ये 4 आपके ऑप्शंस दिए हैं, तो इसमें द्वितीय शिलालेख में इसमें से कौन सा नहीं था? आपको ऑप्शन वह चुनना है। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जो सातवाहन थे उनका उल्लेख जो है वो अशोक के द्वितीय शिलालेख में नहीं हुआ है, बाकी इन तीनों का ही जो है उल्लेख हुआ है। अब जो इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं कि अशोक के द्वितीय शिलालेख में सातवाहन का उल्लेख नहीं है। इसमें निम्नलिखित 5 राज्यों का उल्लेख है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो 5 राज्य इन्होंने बताए हैं ये आप ज़रूर नोटिस करिएगा कि चोल का, चेरी का और पांडे का, सत्यपुत्र का और ताम्रपर्णी का,
इन पांचों का उल्लेख हुआ। ताम्रपर्णी जो कि कहाँ के, श्रीलंका के थे। इसके साथ ही द्वितीय शिलालेख में समाज कल्याण, मनुष्य व पशु चिकित्सा संबंधी बातों का उल्लेख है। कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ देता है कि द्वितीय शिलालेख में किसका उल्लेख हुआ, तो द्वितीय शिलालेख में समाज कल्याण का उल्लेख हुआ और मनुष्य व पशुओं की चिकित्सा संबंधी बातों का उल्लेख हुआ। और 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन। ये तो आपका बहुत ही प्रसिद्ध शिलालेख है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 है, यह किसका कथन है विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है। यह प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है। ए BR अम्बेडकर, बी सुभाष चंद्र बोस, सी मोहम्मद अली जिन्ना का, या डी रविंद्रनाथ टैगोर का। अब ये देखिए, ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट तब दिया गया था जब स्वदेशी आंदोलन हुआ था, जब बंगाल विभाजन से पूर्व स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905 में। उस टाइम का ये कथन जो है वह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। चलिए इसकी उल्लेख देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध चलाए गए असहयोग आंदोलन में विदेशी कपड़ों की होली जलाने को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने निष्ठुर बर्बादी कहा था, क्योंकि यह अर्धनंगे गरीब भारतीयों के प्रति अपराध था। अब देखिए ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट क्यों कहा था, क्योंकि उनका ये मानना था रविंद्रनाथ टैगोर की भारतीयों के पास पहले से ही कपड़े नहीं थे, वह पहले ही उनकी जो हालत थी वह काफ़ी टाइट थी। उसके बाद भी यदि आप उन कपड़ों को जला रहे हैं तो इससे भारतीयों पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। लेकिन महात्मा गांधी की ये सोच थी कि जो भी विदेशी सामान है, अगर हम उसका असहयोग करेंगे तो इससे उन पे इफ़ेक्ट पड़ेगा अंग्रेज़ों पे। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5, विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, वह कौन था? ऑप्शन ए महेंद्र वर्मन, बी मेघवर्मन, सी यशोवर्मन, या डी शशांक वर्मन। अब ये चारों में से एक ऐसे राजा थे जिन्होंने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता। जो मेघवर्मन थे उन्होंने समुद्रगुप्त से आग्रह किया था क्या, कि समकालीन लंका नरेश मेघवर्मन था। चीनी स्रोतों से पता चलता है कि उसने समुद्रगुप्त के पास उपहार सहित एक दूत मंडल भेजा था, जो गुप्त नरेश की आज्ञा से उसने बोध गया के उत्तर में लंका के बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक भव्य विहार बनाने का आग्रह किया था या बनवाया था। ये सभी क्वेश्चन जो हैं वह मैंने प्रैक्टिस सेट से लिए हैं, तो इसीलिए इसमें क्वेश्चन मिक्स के हैं, कि इतिहास के हैं, पॉलिटी के हैं, भूगोल के, सभी तरह के प्रश्न आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिल्ली का वह प्रथम शासक कौन था जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया था? ए बलबन, बी इल्तुतमिश, सी शेरशाह, या डी अकबर। बहुत अच्छा प्रश्न है। अब इस प्रश्न को सॉल्व करने का आपके पास बहुत ही इच्छा है कि अगर ये बोला है कि गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया था, तो ऐसा तो आप लोगों को याद आ रहा होगा कि बलबन जो था, बलबन ने नौरोज जो था उत्सव मनाने की प्रथा प्रारंभ की थी, जो कि क्या थी, एक गैर इस्लामी प्रथा थी। तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वह बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। बलबन दिल्ली का वह प्रथम शासक था जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया था। इस क्षेत्र में उसके आदर्श ईरानी बादशाह थे, जिसने सिजदा यानी भूमि पर लेटकर जो अभिवादन किया जाता है और पैबोस सुल्तान के चरणों को चूमना की रीतियां आरंभ की थी। बलबन द्वारा लागू यही प्रथाएं गैर इस्लामी प्रथाएं मानी जाती हैं, जिसके दरबार में प्रत्येक वर्ष ईरानी त्यौहार जो कि क्या है, नौरोज मनाया जाता था और शान शौकत से। अब देखिए दोनों ही क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं कि सिजदा और पैबोस जो है यह प्रथा किसने प्रारंभ की थी, तो यह प्रथा भी बलबन ने प्रारंभ की थी। और ये जो प्रथा होती है वह किस तरह से होती कि लेट कर किसी का अभिवादन करना और जो सुल्तान होता था या राजा होता था उसके चरणों को चूमना, इस तरह की ये प्रथा प्रारंभ की थी। बाद में ये प्रथा बंद कर दी भी गई थी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ए संवाद कौमुदी राजा राममोहन राय, बी जामे जमशेद PM मोतीवाला, सी संध्या S सदानंद द्वारा, या डी समता BR अम्बेडकर। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही है कि संध्या S सदानंद की नहीं है। बाकी संवाद कौमुदी ये तो काफ़ी प्रचलित सभी लोगों को पता होगा, राजा राममोहन राय की है। जामे जमशेद ये PS मोतीवाला की है। और समता जो है आप लोगों को नाम से ही हालांकि पहचान रहे होंगे, समता BR अम्बेडकर की। लेकिन जो आप ऑप्शन नंबर सी है वह गलत है। अब ये देखिए जो संध्या है वह ब्रह्मा बांधव उपाध्याय की है, ठीक है। बाकी ये तीनों
वैसे ही मैच है। अगला प्रश्न है 8, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अब इसमें दादा भाई नौरोजी दिए हुए हैं, उनके सामने सत्यार्थ प्रकाश है, दयानंद सरस्वती, आनंद मठ, बाल गंगाधर तिलक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और बंकिम चंद्र चटर्जी दिए हुए हैं, गीता रहस्य दिए हुए हैं। तो आपको इनको मैच करना है। पढ़ा होगा तो इसमें से 2-3 आपको याद होंगी कि ये किस किस की हैं। अब जैसे अगर आपका ऑप्शन नंबर जो बी है, दयानंद सरस्वती की क्या है, सत्यार्थ प्रकाश है, तो बी का 1 हो जाता है। बाल गंगाधर तिलक है, उनकी क्या थी, उनकी गीता रहस्य थी, काफ़ी प्रचलित है ये भी, तो आपका सी का 4 हो जाता है। अब देखिए आपके 2 ऑप्शन मिल गए हैं, अगर मिल भी नहीं रहे हैं तो आप इसको सही कर सकते हैं। और बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, उनका क्या था, उनका आनंद मठ था, तो आपका ऑप्शन नंबर डी का 2 हो जाता है। और ए का पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो आपका ए का 3 हो जाता है। तीनों ही आपके ऑप्शन मिल गए, तो 3, 1, 4, 2 जिसमें भी हैं, 3, 1, 4, 2 आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। ये देखिए कि दादा भाई नौरोजी की जो पुस्तक है वह पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दयानंद सरस्वती की सत्यार्थ प्रकाश है, और बाल गंगाधर तिलक की गीता रहस्य, और बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ है। ये चारों ही बहुत बार पूछी गई हैं, तो इन चारों को आप ध्यान से पढ़ लीजिए और दोबारा इसको आप चाहें तो सीरीज़ को देख लीजिए, जिससे आपसे ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट होंगे तो आपको याद आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 9, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रंपा विद्रोह के विरोध में असत्य है। अब देखिए इन्होंने असत्य कहा है, इसको आप ध्यान कर दीजिए। ए, ब्रिटिश जंगल नीति के विरुद्ध यह गरीब जनजातियों का आंदोलन था। बी, रामा राजू इसके नेता थे। या सी, इसको दबाने में अंग्रेजी सेना का सहारा नहीं लेना पड़ा था। या ऑप्शन डी है कि अंग्रेजों द्वारा रामा राजू इस विद्रोह में मारा गया। तो जैसे कि आप लोगों को ऑप्शन दिख ही गया है कि जो ऑप्शन नंबर सी है आपका वह असत्य है, कि इसमें अंग्रेजी सेना का सहारा लेना पड़ा था। इसमें क्या लिखा कि सहारा नहीं लेना पड़ा, तो ये गलत है। अगर यहाँ पे होता कि सहारा लेना पड़ा तो यह ऑप्शन सही हो जाता। बाकी तीनों ही चीज़ें एकदम सही हैं। चलिए इसको पढ़ते हैं। उपयुक्त विकल्प सी गलत है। रंपा विद्रोह सबसे पहले होता है, इसकी डेट याद कर लीजिए कि यह 1922 से 24 के अंतर्गत हुआ था। और ये कहाँ हुआ था, यह आंध्र प्रदेश में हुआ था, गोदावरी नदी के किनारे हुआ था। रंपा क्षेत्र की जनजातियों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध किया था। यह ब्रिटिश जंगल नीति के विरुद्ध गरीब जनजातियों का आंदोलन था। रामा राजू इसके नेता थे। अब देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भी विद्रोह होते हैं उनके नेता का नाम पूछा जाता, तो जो रंपा विद्रोह है तो रंपा से आप रामा याद रख लीजिए। देखिए कोई ना कोई ट्रिक बनाइए जिससे आप लोग को इजीली याद हो जाए। तो रंपा विद्रोह सबसे पहले हुआ कहाँ था, आंध्र प्रदेश में होता है। ये एक जनजातीय विद्रोह था और इसके जो नेता थे उनका नाम क्या था, उनका रंपा से रामा याद कर लीजिए। रामा राजू इसके नेता थे, जिनका पूरा नाम अल्लूरी सीताराम राजू था। और इसको दबाने के लिए अंग्रेजों ने सेना की सहायता ली थी और अंग्रेजों द्वारा रामा राजू को इस विद्रोह में मार दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न है 10th क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक मूलतः जिस भाषा में लिखी गई वह है ए अंग्रेजी, बी गुजराती, सी हिंदी, या डी तमिल। अब हिंद स्वराज पुस्तक की लैंग्वेज को इन्होंने पूछा है कि वह किस भाषा में लिखी गई थी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह आपको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। जो यह हिंद स्वराज जो पुस्तक है वह आपका गुजराती भाषा में लिखी गई थी। अब इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। हिंद स्वराज पुस्तक मूलतः गुजराती भाषा में कब 1909 में प्रारंभ लिखी गई थी और इस पुस्तक की रचना महात्मा गांधी ने की थी। यह लगभग 30,000 शब्दों की लघु पुस्तिका जिसमें गांधी जी ने इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की अपनी यात्रा के समय पानी के जहाज में लिखा था। इसे भारत में अंग्रेजों ने यह कहते हुए प्रतिबंधित कर दिया था कि इसमें राजद्रोह सामग्री घोषित है। अब देखिए ये इन्होंने अंग्रेजों ने प्रतिबंधित भी कर दी थी। यह सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका के साप्ताहिक पत्र इंडियन ओपिनियन में प्रकाशित हुई है। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका के साप्ताहिक पत्र में कौन सी पुस्तिका ऐड हुई थी, तो यह आपका हिंद स्वराज पुस्तक का विवरण हुआ था। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। 10 क्वेश्चंस करवाए हैं मैंने पीसीएस के लिहाज से। आप सभी लोग बताइएगा कि ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है, क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, और यदि आपको ये थोड़े से भी क्वेश्चन आपको लग रहा है कि अच्छे हैं या आप यूज़फुल है आपकी परीक्षा में, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिल सके इस तरह की और भी वीडियोज़ बनाने का। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।